नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की लोकसभा सीट है राजसमंद, जहां से डिप्टी सीएम जो है दिया कुमारी वो सांसद थी, और इस बार नए सांसद के रूप में भी वहां से महिला कैंडिडेट और राज परिवार के कैंडिडेट मौजूदा विधायक नाथ द्वारा की जो है उनकी पत्नी को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस के सुदर्शन सिंह रावत ने, जिसे कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, अब अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया है। और उसके बाद कांग्रेस की मुश्किल है कि वो वहां पर किसको टिकट दे। प्रत्याशी के नाम का अभी भी नाम पर मंथन चल रहा है। राजसमंद दिया कुमारी के वहां पहुंचने से पिछले लोकसभा चुनाव में ही हॉट सीट थी। उससे पहले भी वहां पर कई हाई प्रोफाइल नेताओं ने चुनाव लड़ा है, और मेवाड़ संभाग के इस सीट पर इस बार मुकाबला इसलिए दिलचस्प कि एक विधायक की पत्नी लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नाम, पहले तो चिट्ठी लिखी थी गोविंद सिंह डोटासरा को, प्रदेश के अध्यक्ष को, कि मेरे नाम पर विचार आप ना करें, कोई और नाम दें। पार्टी ने सुना नहीं है तो उनके नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने पब्लिकली आकर कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, पार्टी के लोगों को उत्तरपात करने की कोशिश की। तो ऐसी स्थिति में हैट्रिक बनाने की तैयारी में बीजेपी जो है, उसके रथ को कांग्रेस रोकने के इतने बड़े बड़े जो दावे कर रही है, उसमें नए कैंडिडेट की तलाश के बीच कितनी संभावनाएं राजसमंद में बची है कांग्रेस पार्टी के लिए, ये सवाल जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। लक्ष्मीकांत पारिक बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, राजकुमार शर्मा कांग्रेस पार्टी से, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार जयपुर से, राकेश वशिष्ठ जी भरतपुर से, अरविंद मुखिया जी राजसमंद से हमारे साथ जुड़ रहे, श्याम सुंदर शर्मा जी जयपुर से, और राजीव जैन जी जयपुर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार शर्मा जी, आपके यहाँ परेशानी कहाँ है अभी? क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? कैसे कैंडिडेट का पहले चुनाव आपने जो किया, कैंडिडेट से बात करके, चर्चा करके एक मंच पर आकर मिलने की बात, कहाँ परेशानी हो रही है राजकुमार जी? मीना जी, परेशानी की कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी बड़ा परिवार है। बड़े परिवार में कई बार इस तरह की बातें हो जाती है। हमारे जयपुर के उम्मीदवार के साथ भी ऐसी घटना घटी है, राजसमंद के उम्मीदवार के साथ भी ऐसी बात हुई है। लेकिन आप निश्चित रहें, जयपुर का नया उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है और नामांकन भर दिया है। राजसमंद का जो उम्मीदवार है वो भी आजकल में आपके चैनल पे दिखाई देगा और बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेगा। मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के घमंड को तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के 25 सांसदों की, अनुभवी सांसदों के जो उम्मीदवार हैं, ऊर्जा से लबरेज रहेंगे, ताकत के साथ लबरेज रहेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम ये चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के घुटने टिकवाने का पूरा प्रयास करेंगे। जी राजकुमार जी, सवाल तो मेरा ये था कि कैंडिडेट जो है आपने पहले अनाउंस किया जयपुर में, फिर वापस लेना पड़ा क्योंकि पूरी तरह से खोजबीन नहीं की गई थी कि आप किसको टिकट दे रहे हैं, पार्टी की विचारधारा से व्यक्ति का क्या संबंध है, किस तरह के आरोप, किस तरह के मंच से उनका जुड़ाव है। ये बात हो गई जयपुर की। लेकिन राजसमंद में तो हाल ये है कि कैंडिडेट खुद आपको मना कर रहा है और आप आगे बढ़ के टिकट देने पे आमादा है। मीना जी, ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने चालू की है। जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, ये परंपराएं नई नई तरीके की भारतीय जनता पार्टी से आ रही है। आपको ध्यान होगा, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार जिनको टिकट दिया था, पवन सिंह जी ने मना किया। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ने से सबसे पहले पवन सिंह जी ने मना किया। उसके बाद उपेंद्र रावत जी ने चुनाव लड़ने से मना किया। उसके बाद गुजरात से जहां 2 लोगों की भारतीय जनता पार्टी चलती है, पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर अपने आप को लोग मानते हैं, वहां के 2 सांसदों ने चुनाव लड़ने से मना किया। तो ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी चला रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, जन जन के नेता, हिंदुस्तान के कांग्रेस के दिग्गज नेता आदरणीय अशोक गहलोत जी बार बार कहते हैं, ये किस दिशा में जा रहा है, ये सोचने का विषय है। और ये बात भी वहीं से निकल के आ रही है। जहां तक जयपुर की बात है या राजसमंद की बात है, कांग्रेस पार्टी बड़ा परिवार, मैंने पहले भी कहा, छोटी मोटी कमियां हो जाती है, उनको दुरुस्त कर लिया गया है। जो दुरुस्त नहीं हो पाई है वो भी आजकल में दुरुस्त हो जाएगी और बेहतर कैंडिडेट आपके चैनल पे दिखाई देंगे।
यहाँ पर चैनल जितने लोग बैठे किसी को भी आपकी आवाज नहीं आ रही मोहतरम? राजकुमार जी, मेरी आवाज आई आपको? आप लोग को मेरा सवाल नहीं सुना? जी नहीं मैना जी, अब आई है आपकी आवाज, अब आ रही है आपकी आवाज। ओके लक्ष्मीकांत जी, मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस को तो कैंडिडेट मिल नहीं रहा है, तलाश रहे हैं। बीजेपी को कैंडिडेट जो मिला वो विधायक की पत्नी के रूप में मिला। राज परिवार से बीजेपी का इतना जुड़ाव होने का क्या कारण? और क्या दूसरा कोई घर नहीं मिला आपको कि आप एक ही परिवार की एक विधायक और दूसरे सांसद बनाने के यहाँ तक नौबत आ गई पार्टी की? देखिए, विषय ये नहीं कि किससे परिवार को टिकट दिया, किस व्यक्ति को टिकट दिया। जो इसको टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को हमने टिकट दिया है। जिससे भारतीय जनता पार्टी बम्बई में रहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बम्बई में रहते हैं, राजसमंद से कोई वास्ता नहीं है उनका जो स्थानीय निवास स्थान है वो राजसमंद से ही है, जहाँ पर है स्थानीय निवास है। और स्थानीय निवास के साथ साथ एक चीज और जान लें आप कि हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी नागरिक को कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार ये बात होता है। अब इसमें कोई अतिशोक्ति है, इसमें कोई नया कानून आ गया तो आप मेरे को स्पष्ट कर दें और मेरा ज्ञानवर्धन कर दें तो अच्छा रहेगा। मीरा जी ज्ञानवर्धन कर देंगे। मीरा जी भारतीय जनता पार्टी की दुखती पे हाथ पत्र किया। देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता को इसीलिए बुलाया है कि वो बताए जनता को, ज्ञानवर्धन करे जनता का कि भाई एक ही परिवार के दो लोगों को विधायक और सांसद बनाने की नौबत क्यों आ रही है? इट्स गुड वे फॉर यू। अच्छा तरीका नहीं है बीच बोलने का। बिल्कुल शांति से सुने, आपकी बात में बिल्कुल शांति सुनिए। आपसे विनम्र अनुरोध है, शांति बात सुने। तो हमने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को टिकट दिया, कार्यकर्ता आधारित भारतीय जनता पार्टी को टिकट दिया। अब आपने जिस प्रकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टिकट वापस किया, एक महत्वपूर्ण मुद्दा जयपुर में उठा। लक्ष्मीकांत जी कांग्रेस की बात छोड़िए, आप बीजेपी की बात करिए। बीजेपी को दूसरा घर नहीं मिला लोकसभा के कैंडिडेट के लिए। ये घर और परिवार की बात नहीं है, ये घर और परिवार की बात नहीं है। हमारा सीट और मानना कि जिसको योग्य उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समझा, भारतीय जनता पार्टी की मैनेजिंग कमेटी ने समझा, उसको टिकट दिया है। ये विषय इस बात का नहीं है। विषय इस बात का है कि लोग डरकर कांग्रेस टिकट छोड़ रहे हैं और आरोप लगाकर छोड़ रहे हैं। सबसे बड़े नेता शशि थरूर पर सुनील शर्मा का आरोप। देखिए मैडम करती है, आप बचाव करती है, मेरे बचाव नहीं करें, इनका भी नहीं करें। सीटों पर आप बता दें, शशि थरूर ने सुनील शर्मा के टिकट का विरोध इसलिए किया क्योंकि शशि थरूर को सुनील शर्मा जी ने एक हवाई जहाज का टिकट वे 5 स्टार सुनील शर्मा जी विषय है या नहीं है? हमारा विषय राजसमंद लोकसभा सीट है और लोकसभा सीट राजसमंद पर बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स की तुलना हो रही है। राजसमंद लोकसभा सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट के बारे में आपसे जानकारी ले रहे हैं। आपने कहा आपकी पार्टी के कार्यकर्ता है, निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, ये कहने की बात नहीं है। सवाल ये है जिसका जवाब आपसे जनता जानना चाहती है, क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता है, कि आपने एक ही घर के 2 सदस्यों को टिकट देना क्यों जरूरी समझा? कारण क्या था? विस्तार से हमारे दर्शकों को, राजस्थान की जनता को, राजसमंद के मतदाता को। हमारे टिकट देने कुछ मापदंड आधारित मापदंड थे, उनके आधार पर इनका नाम निकल के सामने आना होगा। इसमें परिवार की कोई बात नहीं है, इसमें व्यक्ति कोई बात नहीं है। जिस कार्यकर्ता नाम निकल कर सामने उस कार्यकर्ता को टिकट दिया, और टिकट देने का आधार जनता बीच से निकला हुआ नाम, कार्यकर्ताओं बीच से निकला हुआ नाम, और फिर उसके बाद केंद्रीय कार्य समिति के पास जाकर उस काम पर निर्णय होना, ये सब बातें होते होने के बाद टिकट दिया गया। इसलिए आप एक परिवार को टिकट दे दिया, दूसरे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, ये इस चुनाव के समय इस बात को उचित नहीं है। उचित अनुचित सब आप अब आप इनसे पैसे पूछ ले कि हरीश साहब ने टिकट वापस क्यों कर दिया, ये तो पूछ लें कि चलो टिकट वापस कर दिया। मुझे अभी हरीश सालवे में दिलचस्पी नहीं है, मुझे अभी राजसमंद सीट पर चर्चा करनी है लक्ष्मीकांत जी, और आप प्लीज विषय पर बने रहिए, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। राकेश वशील जी, मैं आपको बात करती तो शायद आप इसी बात में चर्चा कर रही थी कि किसने टिकट वापस ले लिया, किसने वापस ले लिया, तो मैंने समझा शायद आपका विषय इसी संदर्भ में चल रहा है। हम लोकसभा वाइज चर्चा करते हैं, और हमने पहला सवाल राजकुमार जी से यही किया कि भाई आपके कैंडिडेट से बात ही नहीं की आपने। हमारा सवाल आप ठीक से सुनिए, फिर कांग्रेस का जवाब नहीं, मैं तो बात में जुड़ा। राजकुमार जी वैसा पहले से आदरणीय राजकुमार जी पहले राजमान थे, मैं शायद आप बात में जुड़ा। इसलिए आप ज्यादा जानकारी दें बजाय सवाल पूछने के, तो ज्यादा अच्छा होगा दर्शकों के लिए। हाँ बताइए, बाकी चलिए, भाई करिए। जी, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा,
ये जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही स्थिति राजसमंद में आपको कैसी नजर आ रही जब आप मेवाड़ में बैठकर देखते हैं कि एक पार्टी का कैंडिडेट टिकट वापस दे रहा है और दूसरी पार्टी का कैंडिडेट मुंबई से हाईजैक करके लाते हैं, राज परिवार के सदस्य के अलावा दूसरा कोई सदस्य नहीं मिलता है और विधायक एक ही परिवार में है, उनकी पत्नी को सांसद बनाया जा रहा है। तो ऐसी नौबत पार्टी की क्यों आई? क्या राजसमंद लोकसभा में बीजेपी के पास अपना वर्कर, अपना नेता, लीडरशिप तैयार नहीं हो पाई? ऑडियो ऑन करिए डॉक्टर मुनीश अरोड़ा। आवाज आ रही है? हाँ डॉक्टर साहब आ रही है। अरे आवाज आई? जी डॉक्टर साहब बोलिए। मीना जी, सबसे पहले अगर हम इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो एक बात है कि राजसमंद सीट बहुत बड़ी सीट है, 4 जिलों में फैली हुई सीट है और 4 जिलों के साथ साथ जो वेरिएशन है जातिगत समीकरण का वो भी बहुत बाहुल्य है। तो दूसरे तरफ ओबीसी समाज यहाँ पे बाहुल्य क्षेत्र है। जहां तक पुराने नाम जो बीजेपी में चल रहे थे, राजेंद्र राठौर और दूसरे नाम यहाँ से लड़ाने के थे, मगर वो नाम यहाँ पे आ नहीं सके, जो हमने पहले भी डिस्कस किए। उसके बाद रणजीत सिंह भिंडर का नाम भी था, वो भी नाम कट गया। अब ये जो विश्वराज जी महाराज की जो वाइफ है उनको जो लाए हैं, उसके पीछे जो पृष्ठभूमि है, एक तो महिला और दूसरा राजपूत समाज की महिला। और राजसमंद अपने नाथद्वारा में ये समीकरण बहुत ज्यादा सफल रहा। राजसमंद में महाराज श्री जो लड़े विश्वनाथ सिंह जी, उनके पीछे कारण ये था कि वहां की जनता ने उनको पुराने राजघराने के महाराज होने की वजह से पूरा सपोर्ट दिया और सीपी जोशी जैसे कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा। अगर सीपी जोशी इस मामले में हारे हैं तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि महाराज का राजघराना होना और मेवाड़ की जनता का उनके प्रति आदर होना। तो उसी फार्मूले को बीजेपी ने पूरी तरह से अपनाया कि ये जो क्षेत्र है उदयपुर से आगे राजसमंद का पूरा कुंभलगढ़ वगैरह, वहां पे उदयपुर के राजघराने की बहुत बड़ी इज्जत है और गांव में आज भी उनको पूजा जाता है। और दूसरा जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री महिला है वो इस क्षेत्र की सांसद थी, तो उनका अपना एक क्षेत्र है। दूसरा मीना जी, 8 विधानसभा क्षेत्र जो राजसमंद में आते हैं वो पूरे बीजेपी ने वर्तमान 2023 में जीते हैं। तो वर्तमान में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी है राजसमंद के अंदर। अब रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में सुदर्शन रावत ने जो कहा कि मुझे एक बड़े नेता ने हराया, तो उधर राजस्थान में वो मेवाड़ के अंदर 2 ही बड़े नेता आते हैं, एक डॉक्टर गिरजा व्यास और एक डॉक्टर सीपी जोशी। सीपी गिरजा व्यास अभी इस समय इतनी एक्टिव नहीं है, तो उनका इशारा डॉक्टर सीपी जोशी की तरफ था कि उनके कहने पर मुझे ये टिकट दिया, जबकि मैं वर्तमान में हार के चुका हूं और मेरा भी कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। और उनके पिता की, लक्ष्मण सिंह रावत की और सीपी जोशी की राइवलरी बहुत लंबे समय की रही है और उसका लंबा एक इतिहास है, अगर हम उसमें नहीं जाते। मगर अब ये जो डिमांड उठ रही है कि क्यों नहीं सीपी जोशी को राजसमंद से लड़ाया जाए, क्योंकि सीपी जोशी का नाम 2 जगह से चल रहा है कांग्रेस के अंदर। एक तो भीलवाड़ा से, वहां के वो सांसद रहे हैं, भीलवाड़ा में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, पानी लाना का जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था भीलवाड़ा को दिया, उदयपुर में ट्रेन लाना, ये जो बड़े काम किए सीपी जोशी की अच्छी इमेज है। मगर सीपी जोशी भी ये जानते हैं कि इस बार का चुनाव बड़ा टफ चुनाव है, तो वो बार बार अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। इसलिए कांग्रेस की स्थिति राजसमंद में बहुत अच्छी नहीं है बनिस्पत बीजेपी की। बीजेपी दोनों ही मामले में आगे, एक तो महिला होने से आगे है, दूसरा राजपूत समाज की होने से आगे है, तीसरा मेवाड़ घराने की होने से, तो उससे एक बहुत बड़ी बढ़त है। मगर क्षेत्र बहुत लंबा है, नागौर तक ये सीट जाती है, इधर ब्यावर तक जाती है, राजसमंद का है, इधर पाली के क्षेत्र में जाती है। तो ये जो सीट का जो समीकरण है राजसमंद का, हर कैंडिडेट वहां आने से डरता है। जी, एक तरफ पार्टी के दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के डर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के भी दिग्गज नेताओं को दरकिनार करके पार्टी में जातीय समीकरण, लैंगिक समीकरण और उस
इलाके के लोगों को कैसे साधना है। राज परिवार से राकेश वशिष्ठ जी, ये जो बीजेपी की जो नई दोस्ती इन दिनों ज्यादा, वैसे तो पुराना वसुंधरा राजे की माता जी ने मतलब बीजेपी के शुरुआती सींचने वाले लोगों में रही वो, लेकिन आज भी राज परिवार के प्रति इतना जुड़ाव, आम आदमी का रिएक्शन, आम आदमी जो वर्कर वहां पर है, क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी जीत विधानसभा के चुनाव में पहले ही ले चुके हैं, तो आपको किस बात का डर है कि आप इतना सोच समझकर सारे समीकरणों को साध के राजसमंद की सीट का किला मजबूत करना चाह रहे हैं? देखिए मीरा जी, ये लोकसभा का जो चुनाव होता है बड़ा टिपिकल चुनाव होता है। इसमें ना तो कोई विकास कार्य कोई ज़्यादा काम आते हैं जब चुनाव होने लगता है, और इसमें ना तो आप जातिगत समीकरणों को अलग कर सकते हैं। जातिगत समीकरण, जातिगत आधार हर उम्मीदवार के लिए बहुत आवश्यक होता है। जहाँ तक राज परिवार के सवाल होता है, राज परिवार जिस जाति के मुखिया होते हैं तो वो वोट बैंक तो उनको निश्चित रूप से मिलता ही मिलता है, और उनको चुनाव क्षेत्र में स्टैंड कर देता है चुनाव लड़ने के लिए। ये एक सबसे बड़ा फायदा राज परिवार के सदस्य को होता है। इसी कारण से जितने भी राज परिवार के सदस्य चुनाव लड़ते हैं वो अपर हैंड के साथ चुनाव मैदान में उतरते हैं, और उनको जनता का समर्थन, जनता का आदर भाव, इसका फायदा मिलता है, और वो चुनाव में काफी आगे निकल जाते हैं चुनाव लड़ने के हिसाब से। कभी कभी एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से अब तक के जो 77 साल के आपके लोकतंत्र के इतिहास में जो भी हमने देखने को मिला, कुछ इक्का दुक्का ही राज परिवार ऐसे होते हैं जिनको कि पीछे हटना पड़ता है और लेकिन उनका दबदबा इतने साल बाद रहने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो अपेक्षाएं यहाँ हिंदुस्तान की जनता ने जो यहाँ के लोगों से की थी, वो उस अपेक्षाओं को यहाँ के जो सामान्य वर्ग का जो नेता है वो पूरी नहीं कर पा रहा है। उनको अभी लगने लगता है कि ये ज्यादा ठीक है इन लोगों से, क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के क्षेत्र पनपा राजनीति के क्षेत्र में, उन सबसे अलहदा इनको माना जा सकता है, क्योंकि आमतौर पे जो राज परिवार के सदस्य होते हैं इस बात से दूर होते हैं। अब आपने एक बात और कही कि बाहर से क्यों बुलाए गए, आप उठा कर देख लीजिए, लोकसभा के जितने उम्मीदवार होते हैं ना, इनका कोई ज्यादा इंटरफेरेंस उसमें नहीं होता यहाँ के कार्यप्रणाम में। पुराने उठाकर देखें, चाहे आपके जालौर के जो सांसद रहे हों मिस्टर पटेल, वो आपके बेंगलोर में काम करते हैं। बूटा सिंह रहे हों, वो आपके दिल्ली रहते थे। आपके यहाँ सीकर से पहले सांसद रहे हों बलराम जाखड़, चाहे वो देवीलाल रहे हों, वो एक रिप्रेजेंटेशन, उनका नेतृत्व केवल पार्लियामेंट के अंदर के लिए होता है, और सेंट्रल की जो योजनाएं होती हैं उनसे उनको अपने क्षेत्र को लाभान्वित करने का ज्यादा होता है। जो सारी बातें, अब आपका ये राजसमंद जाली वाली जो बात है, जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी ने इनकार किया है चुनाव लड़ने से, और अब ये मैं तो आज इसका खाचरियाबाद जी का भी स्टेटमेंट पढ़ रहा था, जिन्होंने कहा कि मैंने भी मना किया था, मुझे टिकट दे दिया गया, और राजसमंद में भाजपा की स्थिति पहले से ही मजबूत है इस कारण से। तो ये उनके हताशा के भाव को, निराशा के भाव को प्रदर्शित करता है कांग्रेस पार्टी को। एक उदाहरण आपको धौलपुर करौली सीट का देख लीजिए, भाजपा ने करौली के उम्मीदवार को उतारा, एक साधारण कार्यकर्ता को उतारा। कांग्रेस के पास ना कोई 8 विधानसभा क्षेत्रों में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है शेड्यूल कास्ट क्षेत्र का जो कि मत चुनाव लड़ सके। उन्होंने भाजपा के गैर क्षेत्र से हारे हुए प्रत्याशी को, विधानसभा क्षेत्र के हारे हुए प्रत्याशी को मत चुनाव मैदान में उतार दिया। अब इससे आलिया वहां एक बात निश्चित रूप से आगे होगी कि भारी उम्मीदवार और लोकल उम्मीदवार, इसको लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और दूसरी जो भाजपा की जो कैंडिडेट है वो महिला है, और अभी तक उनका, हालांकि पंचायत समिति के प्रधान रही हैं एक टेन्योर पहले, बोलिए कि राजनीति में जुड़े हैं, लेकिन उनके ऊपर ऐसे कोई आक्षेप नहीं है। भजनलाल जी के ऊपर काफी आक्षेप लगे हैं, वो सत्य सही है तो एक अलग बात है, इसका भी खामियाजा वहां पर अपने क्षेत्र रख सकता है। इससे ही जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी, चाहे नेशनल पार्टी है, धीरे धीरे अपनी कार्यनीतियों के कारण और अपने जो कार्यकर्ताओं को अपने साथ रखे जाने के कारण असफल रही है, और इसी का दुष्परिणाम है कि वो नए जो कार्य को मतलब उम्मीदवार चुनने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और हताशा चुनाव लड़ने के लिए मैदान उतर रही है। जी, सत्ता के सभी साथी होते हैं, और जब सत्ता में नहीं है पार्टी तो सब बिखर रहे हैं। ये जो बिखराव है कांग्रेस पार्टी में,
उसी का नतीजा है कि प्रताप सिंह खाचरियावास कल तक कांग्रेस पार्टी के लिए जो गीत गाते थे, आज वो कह रहे हैं मैंने भी मना किया था। सवाल ये राजकुमार शर्मा जी, इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट का वापस जाना, सुनील शर्मा के खिलाफ पार्टी के ही लोगों के द्वारा एक आंदोलन सा चलाना और उसके बाद उनका टिकट वापस करना, पार्टी में हताशा जिसकी तरफ राकेश वशिष्ठ इशारा कर रहे हैं, काफी ज्यादा है। मोरली आप एक तरह से यहाँ पर, चाहे वो जयपुर की सीट हो, जब कैंडिडेट खुद ये बात कह रहा है तो वो मतदाता को क्या समझा पाएगा और मतदाता के पास कितने विश्वास से जा पाएगा। राजसमंद के साथ ही बात ज्यादा आगे, क्योंकि वहां तो आपके पास अभी तक कैंडिडेट ही नहीं है। देखिए मीना जी, सुदर्शन रावत जी हाल ही में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें हारे हैं। आदरणीय प्रताप सिंह जी हाल ही में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें हारे हैं। तो जब चुनाव कोई 3-4 महीने पहले हारता है और 3-4 महीने के बाद पार्टी उसको फिर दोबारा चुनाव, वो भी लोकसभा का बड़ा चुनाव, जयपुर के अंदर 8 विधानसभाओं का एक बड़ा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी अगर आदेश देती है तो थोड़ी तकलीफ होती है, हताशा होती है। लेकिन आप निश्चिंत रहे, चाहे प्रताप सिंह जी हो, चाहे सुदर्शन जी रावत जी की जगह कोई नया उम्मीदवार आए, दोनों के दोनों, और बाकी मैं तो ये कहूँ कि 25 के 25 कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को, नेताओं को साथ लेकर के चुनाव लड़ेंगे। और लोकसभा का चुनाव चुनौतीपूर्ण चुनाव है। इस चुनौतीपूर्ण चुनाव को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी जो अखंड घमंड में जो चूर है उसका घमंड तोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। और निश्चिंत रहे, राजस्थान से जो पिछली बार 2014 में, 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी को 25-25 सीटें मिली थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में राजस्थान से 25 सीटें नहीं जाएगी। चाहे भारतीय जनता पार्टी कितना ही जोर लगा ले, चाहे एमएलए की पत्नी को एमपी का चुनाव लड़ा ले, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तोड़ तोड़ के ले जाए, चाहे सरकारी एजेंसियों से कितना भी धमकाने का प्रयास करे, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार ऊर्जा से लबरेज रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को जो इन्होंने लंबे लंबे झूठे जुमले किए हैं उन सब जुमलों से वाकिफ करा करके तोड़ देने का प्रयास करेगा। जी राजकुमार जी, आपका जो ये आत्मविश्वास है ये बनाए रखिए। लेकिन कोई भी बात कही जाती है, कोई भी युद्ध लड़ा जाता है तो हथियारों से लड़ा जाता है, और हथियार जब आपके कमजोर हों और हथियार पुराने हो जाएं और हथियार खुद ही पीछे हो, ऐसी स्थिति में आपके इस आत्मविश्वास की कितनी जगह बचती है मैदान में, वो एक सवाल है। लेकिन लक्ष्मीकांत पारिक जी, सवाल ये भी है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी एक नई तरह की लीडरशिप तैयार कर रही है पूरे देश में, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस टेन्योर को जब भी इतिहास में याद किया जाएगा, आज वर्तमान में इसकी चर्चा होती है, तो सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की होती है कि यहाँ पर नई पौध राजनीति की तैयार करने में इन दोनों की बड़ी भूमिका है। आपकी पूरे आवाज नहीं आ देश रही में मुझ नए नेताओं को तैयार किया जा रहा है। लेकिन आपकी सवाल आवाज ये नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही आप तक? हमको तो आ रही है आवाज, इन्हीं को नहीं आ रही होगी। आपने बीजेपी की दुखती पे हाथ रखा है इसलिए उनको आवाज नहीं जा रही है। लक्ष्मीकांत पारिक जी, आप एक बार, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। लक्ष्मीकांत पारिक जी को एक बार मैसेज, अब ईयरफोन सही करिए लक्ष्मीकांत जी। राकेश वशिष्ठ जी जरा चैट बॉक्स में लिखिए ना इनके लिए प्लीज कि भाई आपको ही नहीं आ रही है, बाकी सबको आ रही है। मुनेश जी के पास जाती हूँ तब तक, अगर आप इजीली लिख सकते हैं, नहीं तो मैं लिखती हूँ चैट बॉक्स में कि बाकी सब लोग तो सुन पा रहे हैं, वो ही नहीं सुन पा रहे हैं, तो दोबारा आप करें, बाकी सभी लोग सुन पा रहे उनको हैं। सुनाना बहुत मुश्किल है, वो बीजेपी के हैं। कोई बात नहीं है। तो डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, मैं वापस आपके पास आती हूँ कि जिस नई लीडरशिप को तैयार करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, वहां पर जो नई राजनीतिक परंपराएं शुरू की जा रही है कि एकदम साधारण व्यक्ति को, किसी को भी टिकट दे दे बीजेपी, कमल के फूल पर और मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना है, तो ऐसे में एक स्थानीय आम आदमी को अगर यहाँ से टिकट मिलता तो क्या बीजेपी के लिए चुनौती ज्यादा होती महिमा सिंह की जगह? डॉक्टर मुनीश अरोड़ा।
शायद प्रॉब्लम है आपकी। लक्ष्मीकांत जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा लक्ष्मीकांत जी, ये जो नई राजनीतिक परंपरा की शुरुआत मोदी और शाह ने की आम आदमी के लिए, वहां पर महिमा सिंह के आने से वहां पार्टी का जो स्थानीय कार्यकर्ता है, और वैसे तो आप दिया कुमारी को लेकर गए तब भी ये नाराजगी रही होगी, लेकिन पार्टी के जो भी पैरामीटर हैं उन पैरामीटर में, और आपको खुद को, क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं और पार्टी के भीतर भी, क्या ये पैरामीटर और चर्चा में नहीं आता कि स्थानीय लीडरशिप को ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए? देखिए, स्थानीय लीडरशिप लगातार बढ़ रही है। स्थानीय लीडरशिप जिस प्रकार से हम वर्तमान में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, मुझे लगता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और प्रत्येक कार्यकर्ता को काम उसके योग्यता के अनुसार निर्धारित कर उसको दिया जा रहा है। जहां तक चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आपकी बातचीत है, चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हमने तय किया, राजस्थान में जिस प्रकार से 6 महिलाओं को टिकट दिया है, महिलाओं को टिकट देना, साथ ही साथ युवाओं को टिकट देना, और साथ ही साथ जीतने वाले योग्य उम्मीदवार को टिकट देना, ये सब बातें समावेशित कर हमने भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान की विधानसभा में 200 टिकट दिया सकते हैं, कार्यकर्ता लाखों की संख्या में है, और बहुत सारे योग्य कार्यकर्ता विधानसभा के लिए चयनित हो सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता 200 है, उनको टिकट दिया जा सकता है। इसी प्रकार राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें, 25 लोकसभा सीटों 25 लोगों को टिकट जा सकता है, जबकि हजारों की संख्या में से कार्यकर्ता जो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो योग्यता का मापदंड वही कार्यकर्ताओं के आधार पर निकल कर मापदंड, और साथ ही साथ जीतने वाले योग्य उम्मीदवारों को चुनना, और उसके साथ युवा और महिलाओं को चुनना, ये सबसे चुनौतीपूर्ण काम था। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेतृत्व ने तय किया है। वो वर्तमान नेतृत्व जिस प्रकार से नई लीडरशिप को मौका दे रहा है, चाहे जिस प्रकार से भजन लाल जी को मौका राजस्थान मिला हो, जहाँ मोहन लाल जी को मौका मिला हो, अनेकों अनेक कार्यकर्ताओं को समय समय पर नए लोगों को मौका मिलकर भारतीय जनता पार्टी की पीढ़ी को आगे करने का काम किया है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है, कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल इससे इतर है। आज खड़गे जी जिनकी उम्र को की 70 की दहलीज को पार कर चुके, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने घूम रहे, माननीय डोडार सला जी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष है, और सचिन पायलट जी से युवा नेतृत्व को दरकिनार कर माननीय गहलोत जी मुख्यमंत्री बनते हैं। तो जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी में एक पीढ़ी को परिवर्तन करने का भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी युवाओं को, जो महिलाओं को मौका देने का काम किया, निश्चित रूप से आज की राजनीति को नई दिशा देता है। तो मैं इसी तौर पर मानना है कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान प्रदेश में जिस प्रकार से काम कर रही है, उससे महिलाओं को, युवाओं को अधिक से अधिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का मौका मिल रहा है। जी जी, तो महिला होने के नाते आपके पास राजसमंद में मतदाता के पास ज्यादा उत्साह से जाने का कारण है। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, मेवाड़ में मीना जी एक बात बताऊं, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आज 33 आरक्षण की बात करते हो, 30% करीब महिलाओं को टिकट दिया है 25 में से। कांग्रेस ने मात्र 3 महिलाओं को टिकट दिया है। तो जिस प्रकार से टिकटों में वितरण की कांग्रेस के प्रवक्ता पहली बात किया करते थे, महिलाओं को अधिक संख्या में टिकट देते हैं, हमारे नेता ही सोनिया जी और प्रियंका जी हैं, वे लोग आज देखें कि राजस्थान 25 सीटों कितनी महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया है, और किस अनुपातिक रूप से आधी आबादी को टिकट दिया, वे तय करें। जी लक्ष्मीकांत जी, और वो महिलाएं कौन कौन है और कहां कहां से आई हैं, ये भी एक चर्चा का विषय जरूर है, लेकिन वो अभी नहीं, वो फिर किसी दिन करेंगे कि भाई आपने जिन 30% के लगभग महिलाओं को टिकट दिया राजस्थान में, वो कौन कौन है? वो अपने पैरों पर खड़ी हुई राजनीतिक अपनी शक्ति से राजनीति में जगह बनाने वाली महिला है, या फिर उसके और बहुत सारे प्लस माइनस के साथ आपने समीकरण बैठाया? बिल्कुल निश्चित रूप से अगर राजस्थान की जितनी महिलाओं को टिकट दिया, सब अपने क्षेत्र पे अपने पावर खड़ी, चाहे जोधपुर कैंडिडेट हो, चाहे राजस्थान की जयपुर की धरा पर रहने वाली मंजू शर्मा हो, और जिस प्रकार से टिकट हमने दिए महिलाओं को, उन महिलाओं को टिकट दिए राजस्थान की राजनीति लंबी समय से काम कर रही है। चाहे ज्योति मिर्धा हो, निश्चित रूप से ज्योति मिर्धा ने लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में काम किया, उनका अपना एक जनाधार है। जी, विधानसभा चुनाव में मैं कभी किसी नेता जनाधार की नहीं मानता। मेरा मानना है कि हर नेता शब्द के आगे जनाधार जुड़ा हुआ होता है, हर नेता का अपना जनाधार होता है। इस प्रकार की राजकुमार जी बात करते हैं, कभी ज्योति मिर्धा आपकी पार्टी में थी, आज हास्यास्पद स्थिति की बात करते हैं ना, राजसभा की उम्मीदवार का क्या जनाधार है? वो तो राजस्थान में ही नहीं रहती है, वो राजस्थान में नहीं रहती है, वे जननेता है। आपकी राजसमंद की उम्मीदवार आदरणीय महारानी साहिबा राजस्थान में नहीं रहती है। अरे भैया, वायनाड में राहुल गांधी नहीं रहते हैं, वायनाड में नहीं रहते, राहुल गांधी दिल्ली में रहते हैं, सोनिया गांधी रायबरेली में नहीं रहती है, दिल्ली में रहती है।
बात राजस्थान की करिए आदरणीय भाई साहब, राहुल गांधी आदरणीय भाई साहब क्रोधित नहीं होइए, राजस्थान की बात करिएगा। राजकुमार जी कभी कभी आप इतने समझदार विद्वान व्यक्ति थे, नहीं है, बहुत विद्वान आदमी है आप, जैसी बातें करते कभी पीछे खड़ा हो जाता है कि जय हो आपकी जय हो। में क्या कर दिया है। बड़ा बीपी हाई कर रहे हैं आप लक्ष्मीकांत जी। तो बीपी हाई करने से चुनाव थोड़ी जीतते हैं, चुनाव तो आपका ऑडियो चला गया है। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का क्या रिएक्शन है वहां पर? बीजेपी की जो लीडरशिप है, स्थानीय लीडरशिप जो है राजसमंद जिले में, उनका क्या रिएक्शन है? उनसे आपकी अगर बातचीत हो रही हो, वहां पर अगर चर्चाएं हो रही हैं, तो वो किस तरह की? क्योंकि ये तो समझ में आता है कि जातिगत लिहाज से, महिला कार्ड के लिहाज से और बीजेपी के जनाधार के लिहाज से, आरएसएस की ताकत के लिहाज से राजसमंद में बीजेपी मजबूत है और इसीलिए कांग्रेस में चाहे डॉक्टर सीपी जोशी हो, चाहे कोई दूसरे लोग हो, अभी कैंडिडेट आपके सुदर्शन सिंह रावत जी हो, सभी पीछे हट रहे हैं। इसीलिए पीछे हट रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक भीतर से हकीकत जो है उसकी जानकारी है। लेकिन मेरा सवाल ये है, जनता ये जानना चाहती है, लोकसभा के चुनाव में वायनाड, अमेठी, रायबरेली, वाराणसी का नरेंद्र मोदी से क्या रिश्ता है? जब आप वायनाड की चर्चा करते हैं तो ये भी सवाल उठता है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में सब जाते हैं इधर से उधर, और हमारे देश की जनता ने इसे स्वीकार भी किया है। हमारे देश की जनता जो अपना राजस्थान का जो है आंकड़ों, राजस्थान मतलब आने वालों का स्वागत करती है, वैसा ही हाल पूरे देश का है। लेकिन राजीव जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उससे पहले डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, मेरा सवाल ये कि राजसमंद की स्थानीय लीडरशिप जुट गई है महिमा सिंह के साथ? डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही आपकी। मीना जी के राजसमंद में जो लोकल लीडरशिप है वो दीप्ति महेश्वरी है वहां पे लोकल के अंदर। बाकी इधर महाराज श्री खुद हो गए तो 2 सीटें तो ये हो गई। उधर बाकी जगह पे 8 विधानसभा जो है वो बीजेपी के पास है, तो लीडरशिप को तो जुड़ना ही पड़ेगा। उनके लिए वो कैंडिडेट नया नहीं है, क्योंकि बीजेपी का 8वां विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व तो आज की तारीख में मुसीबत कांग्रेस के लिए है, क्योंकि कांग्रेस बुरी तरह से बिखरी हुई है। कांग्रेस का कैंडिडेट नाम नहीं है अभी। ये तो बात हो चुकी है, ये तो समझ में आता है डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, ये तो समझ में आता है जब कांग्रेस का कैंडिडेट हथियार दे रहा है। ये तो तब समझ में आता है जब कोई दूसरा कैंडिडेट जल्दी से तैयार नहीं है। ये समझ में आता है जब जयपुर तक से प्रताप सिंह खाचरियावास रिएक्शन देते हैं कि वो भी तैयार नहीं थे। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी की जो पूरी स्थानीय लीडरशिप है, उनका वहाँ चर्चा क्या है? वो लोग कैसे महिमा सिंह का स्वागत कर रहे हैं? एकदम सिर आंखों पर बैठा रहे? देखो मीना जी, एक चीज बता दूं मैं आपको, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। ऊपर से इशारा आ गया तो उनकी मजबूरी है, उनको करना पड़ेगा। और कोई राइवलरी भी नहीं है इस तरह की कि कोई अंदर से कोई राइवलरी हो, किसी कोई कैंडिडेट ऐसा सॉलिड हो जिसको लड़ना था उसका सीट काटी, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि जो मौजूदा सांसद है वो उप मुख्यमंत्री बन गई, तो उनकी जगह तो खाली थी, तो उनके लिए तो ओपन स्पेस है, खुला मैदान है। तो बीजेपी के अंदर उनके प्रति कोई राइवलरी है ही नहीं, कोई उनसे दुर्भावना रखने वाला है ही नहीं। कैंडिडेट बिल्कुल नया है, महिला है, कोई आरोप भी उस पर नहीं है। महाराज श्री आए हैं नाथद्वारा में, वो भी नए कैंडिडेट है, उन पर भी कोई राजनीतिक आरोप नहीं है। मेवाड़ अगर राजघराना है उसके प्रति श्रद्धा है, तो जो श्रद्धा होती है जब जनता की, तो ये सब चीजें अपने आप में गौण हो जाती हैं कि कोई उनको राइवलरी करेगा। श्रद्धा की बात जहां तक आपने की है, तो अब चर्चा नैरेटिव राजनीति में राजस्थान में इस तरह की हो रही है कि भाई मेवाड़ और चित्तौड़ ने ज्यादा देश को, प्रदेश को दिया या जयपुर राजघराने दिया, और ये चर्चा क्यों हो रही है और ये कहाँ से बढ़ी है, ये तो लक्ष्मीकांत पारिक जी ज्यादा बेहतर ढंग से बता सकते हैं। और राकेश बशीर जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं इस बात को लेकर। एक बात कहना चाहता हूँ मैं, पास जाती हूँ। हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ मीना जी, मैंने जो समझा राजसमंद सीट के बारे में, राजसमंद सीट के बारे में जितने पूर्व में भी भाजपा के जिन जिन लोगों के नाम चले, चाहे वो राजेंद्र राठौर हो या और कोई भी हो, वो सब एकदम विलुप्त हो गए, पता नहीं लगा कहाँ चले गए। उसका मैं जो कारण समझा कि जो 5 साल दिया कुमारी ने जो रिप्रेजेंटेशन किया राजसमंद क्षेत्र का,
और उन्होंने जिस तरीके से उस राजसमंद क्षेत्र में अपनी पैठ बनाई कार्यकर्ताओं के बीच और पार्टी का जो जनाधार बढ़ाने का जो काम किया, उससे दिया कुमार जी की सलाह को दरकरार नहीं किया जा सकता। आपके नाथद्वारा सीट के लिए भी आपके महाराज कुमार विश्वनाथ सिंह को जी भी मेवाड़ को लाने का भी जो काम किया था, तो आपको ध्यान हो तो दिया कुमारी के ही प्रयासों से संभव हो पाया था। तो इस बार जो उनकी पत्नी का भी जो उम्मीदवार बनाने का तय हुआ है, उसमें दिया कुमार जी की सलाह को निश्चित रूप से आगे रखा गया होगा, उनके अनुसार ही सारा काम किया होगा और इसी आधार पर भाजपा ने अपने उस सिद्धांत को भी तोड़ने का काम किया कि एक परिवार में परिवारवाद नहीं आए, एक परिवार में एक ही किया जाए, क्योंकि आज की राजस्थान की राजनीति में दिया कुमारी को अलग थलग नहीं किया जा सकता। उनका यहाँ राजस्थान की राजनीति में उनका प्रभाव है, जयपुर की राजनीति में उनका प्रभाव है और राजपूत समाज पर उनका प्रभाव है। इसके कारण कभी कभी पार्टी हाईकमान को भी सोचना पड़ता है कि ऐसे लोगों का किया जाए। दिया कुमारी ने भी इस बात की गारंटी दी होगी कि हम ये चुनाव भारी भरकम जो वोटों से जिता के लाएंगे, जैसा कि हम वो खुद चुनाव जीती थी 5.5 लाख वोटों से। तो मेरा मानना यह है कि इसमें उनकी राय बहुत बड़ी मायने रखी होगी इसके अंदर। राजीव जैन जी, आपको लगता है दिया कुमारी ने महिमा सिंह की पैरवी की होगी? पहला सवाल तो ये जो राकेश भी कह रहे हैं, और दूसरा सवाल ये कि इन दिनों जयपुर राजघराना और चित्तौड़ राजघराना, चित्तौड़ ने क्या कुछ देश के लिए प्रदेश के लिए किया और उस मुश्किल वक्त में कैसे जनता के लिए खड़े रहे और जयपुर राजघराने ने क्या किया? ये जो विवाद शुरू हुआ था, इसकी जड़ कहाँ से थी, ये क्यों हुआ था और इससे क्या नैरेटिव बना? राजसमंद सीट के संदर्भ में इसका विशेष महत्व है। देखिए, राकेश जी कह रहे थे कि वो दिया कुमारी जी ने इनका महिमा जी का कहीं ना कहीं पैरवी की होगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है। राजनीति में आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक ही मतलब एक ही उसको कहते हैं, एक ही वर्ग से या एक ही टेरिटरी टाइप की चीजें एक ही राजशाही से दो कोई घराने कई और वो भी महिला इस तरीके से आगे बढ़े। तो हमने पहले भी देखा है, वसुंधरा राजे ने अलवर से जो राजघराना है महेंद्र कुमार भाजपा से थी, उनको कैसे पीछे धकेला। तो मतलब या तो दिया कुमारी बहुत भूली होंगी या राजनीति समझती नहीं होंगी, तो उन्होंने महिमा जी का को आगे लाके टिकट दिला दिया होगा। लेकिन जो दूर की राजनीति करने वाले लोग होते हैं वो इस तरीके के कभी डिसीजन नहीं लेते। राजेंद्र राठौड़ का भी इसी नाते कहीं ना कहीं टिकट कटा होगा। वो एक अलग चीज है, कहानी वो जो टिकटों की होती है वो आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कौन किसका क्या करता है। लेकिन राजसमंद में अब टिकट तो दे ही दिया भाजपा ने, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जो वहाँ का है वो कांग्रेस का जो उम्मीदवार को दी गई, उस उम्मीदवार ने जो टिकट लौटाने का जो काम कर रहा है, या वो कह रहा है कि मैं तो लड़ना ही नहीं चाह रहा था और मुझे टिकट दे दिया। तो सबसे विचित्र स्थिति तो वहाँ कांग्रेस की हुई। मीना जी, एक चीज बता दूं आपको, पूर्व में भी अपनी चर्चा हुई थी शायद महीने भर पहले, मैंने ये बात भी कही थी कि आप देखना कांग्रेस जिनको टिकट देगी उसमें से कई लौटा देंगे। तो कम से कम जयपुर और राजसमंद की सीटें हुई, उस समय कांग्रेस के प्रवक्ता थे वो थोड़ा नाराज भी हो गए थे, क्या कह दिया, लेकिन वो चीजें अब सामने आ रही है। और उस समय ही अपनी ये चर्चा भी हुई थी कि जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं बचना चाह रहे हैं, दूसरे लोगों को आगे ला रहे हैं। अब जैसे आप देखिए कोटा में जिस जगह अशोक चांदना का नाम था वो लड़ना चाह रहे, लेकिन वो भाग छूटे कि उनसे कहा कि नहीं गुजर ही लड़ेगा, तो वो कि मैं दूसरा गुजर ले आता हूँ, वो भाजपा का बड़ा गुजर है उसको ले आते हैं। तो कांग्रेस में तो इस तरीके की विचित्र स्थिति। आज जो वहां पूरा नाटक भी काफी हुआ, धारीवाल ने तो कहीं ना कहीं अपने भाषणों से इंडिकेट कर दिया कि आप बुरी तरह हारोगे। तो स्थितियां तो कांग्रेस की है जो पूर्व में कह चुके हैं अपन ये सब चीजें। लेकिन अब जो स्थितियां जो कैंडिडेट आए सामने, राजकुमार जी ज्यादा अच्छी बता सकेंगे कि कहाँ इनकी मजबूती है। राजसमंद में वो जो भीलवाड़ा में जिसको टिकट दिया वो बड़ा कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट है इनका। आने वाले जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ, जब देखना आप मीना जी, वो दामोदर गुजर को ये राजसमंद शिफ्ट करना चाह रहे हैं। वो श्याम जी भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं जानता हूँ कि वो किन किन मामलों में फंसे हुए, बड़े बहुत बड़े कारोबारी है, सब कुछ है। पुलिस के एक इंस्पेक्टर रहते थे, पकड़े गए, एंटी करप्शन, मतलब वो एक अलग कहानी है। अब उसके सबूत तो कहाँ होते हैं, लेकिन एक जन जो सामान्य चीजें हैं वो सब जानते हैं इन चीजों को। भाजपा उन चीजों को एंड टाइम पे उठाएगी जब जो नॉमिनेशन तो तब। अब कांग्रेस में शायद कहीं ना कहीं उनकी ये पुराना बैकग्राउंड मालूम हुआ है, तो उनका टिकट बदलना है, उनका वापिस से कुछ होने जा रहा है, वो एक अलग कहानी है। तो असली चीज
जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं, बोलिए, प्लीज बोलिए राजीव जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो राजसमंद की सीट है वो राजसमंद भीलवाड़ा में उलझी हुई है। अब सीपी जोशी को कहीं ना कहीं शायद मैदान में उतार दे, जो सीपी जोशी पहले ही कह चुके भाई मैं तो लड़ना था, हाल स्थिति खराब है, तो वो भी सीट इनके हाथ से, मतलब वो खुद ही उम्मीदवार। आप देखना मीना जी, चुनाव आते आते 5-7 तो कांग्रेस के उम्मीदवार तो खुद ही कह देंगे कि नहीं हम तो बहुत कमजोर स्थिति में है, हमें तो जबरदस्ती टिकट दे दिया, चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तो स्थितियां ये है जी मीना जी। तो ऐसी स्थिति किसी भी पार्टी के लिए अच्छी नहीं हो सकती, और ना ही उस पार्टी के उस नेता के लिए अच्छी हो सकती जिसे चुनावी मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने इस मुश्किल वक्त में उसकी जरूरत समझी है। सवाल ये है श्याम सुंदर शर्मा जी, कि जो ये नेतागण इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब सत्ता में होते हैं तो अलग चेहरा दिखता है, और जैसे ही सत्ता से दूर है तो पार्टी को अकेला छोड़ देते हैं। तो ये जो चरित्र है, ये कांग्रेस पार्टी की कमजोर स्थिति को बताता है कि हमारे नेताओं के चरित्र की कमजोरियों को इंगित करता है। मीना जी जिस प्रकार से कह रहे थे किसकी सिफारिश में महिमा सिंह को टिकट मिला, उनकी खुद की सिफारिश बड़ी है। उनका संबंध वाराणसी से है और वाराणसी का संबंध प्रधानमंत्री जी से है। और देखिए उनके चचेरे भाई सतना से सांसद रहे। और यदि बात करें उनके 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 जो कि उनके चचेरे भाई हैं जो नागेंद्र सिंह है, मध्य प्रदेश से विधायक है, तो ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति, वो राजकुमारी है और पढ़ी लिखी भी बाहर से आई है, बाहर से पढ़ी लिख के आई है। वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत नाजुक है और बिल्कुल कुछ जानती नहीं है, जानकारी सब कुछ रखती है और बाकायदा सोच समझ के टिकट प्रधानमंत्री जी की सिफारिश में मिला है। ना तो इसमें देखिएगा हमारे जयपुर की राजकुमारी का भी कोई संबंध नहीं था। और देखिए राजसमंद सीट ऐसी है, एक जिले से नहीं लगती है वो, उसका जिले के अलग अलग, नागौर से उसका संबंध, अजमेर से उसका संबंध, ब्यावर से उसका संबंध, राजसमंद से 4-5 जिले को टच करती है वो सीट। और देखिए देवगढ़ की पुरानी बात याद करें, बीपी सिंह का ससुराल है, तो देखिए वो उसका भी संबंध राजसमंद से लगता है। तो ऐसी स्थिति में कोई कह दे कि राजकुमारी पुरानी राजकुमारी है और वाराणसी से संबंध रखती हैं, वहां पैदा हुई और उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो बेटे के रूप में गुजरात में पैदा होने के बाद वो गंगा के गोद में जाकर बैठ करके वहां के बन गए, तो वहां की बेटी को अगर राजसमंद से उतारने का काम करते हैं, प्रधानमंत्री जी तो नए व्यक्ति को लाने का काम करते हैं जिससे कुछ नहीं, लेकिन उदयपुर राजघराने को हम लेकर के आए। देखिए उनके पति को बना दिया विधायक, और अब ये है कि राजसमंद पे जो कांग्रेस जिसको टिकट दे रही थी, वो तो बेचारा कह रहा था कि मैं उस हैसियत का नहीं हूं कि मैं उस उदयपुर के राजघराने के खिलाफ चुनाव लड़ूं, इसलिए वो जानता था कि कांग्रेस का टिकट लेने के बाद जीत नहीं पाऊंगा। और देखिएगा ये बहुत पुरानी सीट नहीं है। आपने देखा कि राजा सिंह पहली बार चुनाव अजमेर से लड़ते आए थे लंबे समय से, और वो रावतों का बेल्ट हो जाने के कारण वो चले गए थे अजमेर छोड़ करके राजसमंद, और गोपाल ईडवा ने चुनाव हराया था उनको, वो 45,000 वोटों से चुनाव जीते थे। अब देखिए गोपाल ईडवा भी कहाँ चले गए, वो बीजेपी में आ गए। तो ऐसी स्थिति में उनको पता है कि मैं जिस हैसियत से, गोपाल ईडवा को पता है कि मैं वरिष्ठ नागरिक का वो बन गया, बोर्ड के बन गए थे उपाध्यक्ष, अब भी कोई ना कोई बोर्ड के बन जाएंगे, इसलिए वो तो अपनी स्थिति को सुधारे हुए हैं। अब देखिए मैं कह रहा हूँ कि अब दिया कुमारी को कैसे क्यों लेके गए वहां पर राजसमंद, जब हरिओम राठौड़ की डेथ हो गई तो सीट खाली थी वहां पर, उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया, उनको कहा गया भाई कोई तो बाहर से लाओ, और वो देखिएगा राम जी के वंशज है, तो उदयपुर दरबार के यहाँ जाकर के धोख लगाया कि मैं आपके शरण में आई हूँ, मेरे बेड़ा पार करो। तो अब तो राजघराना खुद है, और देखिए सीपी जोशी को हरा करके भेजने का काम किया है ना, सीपी जोशी बहुत कुछ कर रहे थे, हार के आ गए ना नाथद्वारा से। तो ऐसी स्थिति में आप सीपी जोशी तैयारी करा रहे हैं कि भाई आप भीलवाड़ा से उतरो, क्योंकि भीलवाड़ा में हमारे पास जो है उसको हम राजसमंद ले जाएंगे, और राजसमंद वो तो तैयार ही बैठे, क्योंकि पुलिस के प्रकाश अधिकारी हैं और सिपरापत थाने पे रहे, हमने देखा एसएचओ रहे। तो अब देखिएगा जिस प्रकार से स्थितियां बनी है, देखिए भजन लाल जी की कोशिश कैसी होगी मुझे नहीं पता, मेरी बातचीत हुई थी, लेकिन कुछ मैं जब भी कह रहा था और अब भी कह रहा हूँ कि 5 या 6 सीटों पर संघर्ष की स्थिति होगी, और कितनी जीतती है वो बात अलग है, लेकिन ये बात हकीकत है कि 25 सीटें इस बार लक्ष्मीकांत जी आप जीत नहीं पाओगे। भले ही आपको देखिए, आप तो पुराने घराने
भंवरलाल जी के जिनको अब टिकट मिला है और बोहरा जी को टिकट छीना है। आपने भी देखा नाराजगी वर्षों परिणामी आएंगे नहीं आएंगे अभी चुनाव में मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि आपको भी पता है कि किस तरह की स्थितियां बन रही है। लेकिन मंजू शर्मा चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास अपनी दुविधा को बोल चुके हैं कि मेरे को कहाँ खड़ा कर दिया, मेरे पास पैसा नहीं, कुछ नहीं। वो तो इस तरह की स्थितियां कर रहे हैं। और मेरी तो बड़ी बहन है, अब देखिएगा वो उस घराने को कुछ भूल नहीं सकते, भंवर जी के घराने को भूल नहीं सकते, क्योंकि वो चुनाव हारने के बाद अब सीधा पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रही है। बड़ी बात है, एक देखिए अच्छी बात है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है राजस्थान में। बहुत सारे लोग जो है कि चुनाव हार जाने के बाद 2 व्यक्ति थे बड़े, सतीश पूनिया को टिकट नहीं दिया, राजेंद्र राठौड़ को टिकट नहीं दिया, दोनों को कहा। एक को तो भी समलवाया था हरियाणा, अभी हरियाणा गए ही नहीं है, वो तो राजस्थान में घूम रहे हैं। हरियाणा जाना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि आप हरियाणा की जिम्मेदार। अब राजेंद्र राठौड़ को तो घूमने फिरने के लिए छोड़ा हुआ है कि देखिए वो कह के आ गए चूरू में कि मेरी क्या औकात है, जब मेरे टिकट नहीं ले पाया तो मैं कैसे राहुल कस्बा का टिकट कटा सकता था। वो अपनी स्थिति को स्पष्ट करते रह रहे हैं। वो कितने स्पष्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मुझे नहीं पता। लेकिन अब यहाँ पर निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के दौरे शुरू होने वाले हैं, अमित शाह के दौरे शुरू होने वाले हैं। अब देखिए हम तो सब सौभाग्यशाली हैं कि सोनिया जी हमारे यहाँ से जीत के गई थी। अब सोनिया गांधी भाजपा के स्थापना दिवस पर जयपुर में एक बड़ा जलसा करेंगी। और पता नहीं कांग्रेस क्यों घोषणा पत्र जारी कर रही है। कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करके किस आधार पर सत्ता लाना चाहती है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन की पार्ट है। इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र है या कांग्रेस का घोषणा पत्र? राजस्थान में तो चला सकते हो, देश में आपका घोषणा पत्र चलेगा नहीं चलेगा मुझे नहीं पता। तो स्थितियां अलग तरह की बन रही है। अब भाजपा उसके आधार पर देखिए, भाजपा निश्चित तौर पर अपने प्रचार प्रसार में जो कुछ करना चाहेगी और जो हाईटेक करना चाहेगी, जैसे प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर यहाँ दौरे ज्यादा से ज्यादा करेंगे। उनको पता है कि मेरी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई कई जगह। और भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बना करके बैठाने का काम अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने किया है तो उनकी लाज को बचाने का काम भी वही करेंगे, क्योंकि देखिए सीटें कुछ जाएगी निश्चित रूप से। कि 25 सीटें नहीं आने वाली कौन सी सीट जाएगी, सवाल ये है। राजसमंद सीट की हम चर्चा कर रहे हैं और राजसमंद सीट राज परिवार को देने से पहले, ये उम्मीदवार महिमा सिंह का नाम आने से पहले, लक्ष्मीकांत पारिक जी मैं आपके पास आ रही हूँ। बड़ा विवाद चला कि राजस्थान में और देश में और जनता के लिए ज्यादा काम जयपुर राजघराने ने किया कि चित्तौड़ राजघराने ने किया, मेवाड़ ने किया। ये कहाँ से शुरू हुआ था लक्ष्मीकांत पारिक जी? इसके पीछे कौन था? देखिए मैं कहूँगा मीडिया ने शुरू किया तो आपके मीडिया पर तोहमत लगाते हैं। मैं कहूँ सोशल मीडिया ने शुरू किया था, सोशल मीडिया पर तोहमत लगाते हैं। लेकिन किया तो किसी के मीडिया सोर्सेज ने शुरू किया था। मेरा तो मानना है कि सभी राजघरानों ने अपने अपने हिसाब से अपने समय पर अपने अपनी परंपरा अनुसार राजस्थान में और हिंदुस्तान में काम करने का प्रयास किया है। यदि मेवाड़ राजघराने की बात करो तो निश्चित रूप से देश का और मान और गौरव बढ़ाने का काम मेवाड़ राजघराने ने किया। हिंदुस्तान की पवित्र धरा पर भवानी सिंह जी और मान सिंह जिस प्रकार काम किया वह सेना के शौर्य के लिए काम किया, और जिस प्रकार का काम अन्य सभी राजघरानों ने अपने अपने समय पर किया है। तो ये कहा जा सकता, ये नहीं कहा जा सकता कि राजघरानों ने अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने समय पर काम नहीं किया। सभी राजघरानों ने अपने अपने समय पर अपने अपने अनुसार जनता की हित में बहुत सारे काम किए। स्वरूप हम देखते हैं। मैं एक टोकना नहीं, एक कह रहा था जयपुर घराने को आप सौभाग्यशाली मानते हैं कि वो लड़ाने का काम किसके सेनापति थे, उसको सौभाग्यशाली मानते हो तो अच्छी बात है। मैं विषय श्याम जी ये नहीं कह रहा कि सौभाग्यशाली है नहीं है, ये आपने फिर अलग विषय पर ले जा रहे हैं। आप ले जा रहे हैं आज़ादी से पूर्व की बात में। आज़ादी की बात करता हूँ। जब बॉर्डर पर युद्ध पाकिस्तान से हुआ था तो मान सिंह जी बॉर्डर पर थे या नहीं थे? बड़ा अब आप कभी श्याम जी आप बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बड़ा हृदय सम्मान करता हूँ, लेकिन आप भी जब ऐसी बातें करते हैं तो कभी अच्छा नहीं लगता श्याम जी। मुझे लगता है कि आपको इस समय की विषय गंभीरता समझना चाहिए कि आप बहुत बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। भवानी सिंह जी नहीं दिया आपने, भवानी सिंह जी किससे चुनाव लड़े? भवानी सिंह जी कहाँ से लड़े? बिल्कुल मुझे पता था आप प्रश्न उठाएंगे, मुझे पता था आप प्रश्न। गायत्री देवी कहाँ चुनाव लड़ी ये बता दें, गायत्री देवी कहाँ चुनाव लड़ी ये बता दें। गायत्री देवी तो अब ये बार-बार इस पे बात करते हैं, गायत्री देवी कहाँ चुनाव लड़ा ये भी तय कर देते हैं आप। तो ये तो समय अनुसार परिवर्तन होता रहता है। आज माधव सिंधिया जी कहाँ से चुनाव लड़ते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ थे, आज कहाँ है? ये सब बातें आप कर करके एक राजनीतिक पृष्ठभूमि की जिस पर बात करते हो ठीक नहीं है। आप आज की बात करें, वर्तमान प्रदेश की बात करें, ठीक रहेगा। वर्तमान राजनीति में जो चुनाव लड़ रहे उनकी बात करें जी। अब वर्तमान राजनीति में लक्ष्मीकांत पारिक जी, जो मीडिया और सोशल मीडिया ने
जो बातें कही, आपने कुछ नहीं किया, आपकी पार्टी ने कुछ नहीं किया, आपके वर्कर्स ने भी कुछ नहीं किया, पार्टी के नेताओं के भी कोई रिएक्शन नहीं आए, कोई बयान नहीं आए, कोई चर्चा नहीं हुई, सब कुछ मीडिया ने किया और सोशल मीडिया ने किया। मैं आपकी बात को मान लेती हूँ। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, सवाल ये है कि जो मीडिया और सोशल मीडिया पे जो बहुत जबरदस्त बहस हुई हाल ही के दिनों में, वो बहस सुनियोजित थी, सोच समझ के की गई थी, उसके पीछे कुछ लोग थे जिन लोगों के राजनीतिक हित थे। बिल्कुल सही बहस चल रही है राजनीतिक, ये एक वेल प्लान्ड है। इसमें बीजेपी का जो आईटी सेल है वो बहुत अहेड है। कांग्रेस तो कहीं टिकती नहीं है उसके अंदर, और कांग्रेस ने कभी इस ओर ध्यान भी नहीं दिया। बीजेपी वेल प्लान्ड वे में मूव कर रही है और पूरे देश में मूव कर रही है। और मैंने एक बार पहले भी आपको इस पे कहा था कि विपक्ष मुद्दे जान करके फेंकता है और बीजेपी लपकती है और उसको भुना लेती है, जैसे परिवारवाद का मुद्दा या सोशल मीडिया के जो मुद्दे हैं। और राहुल जी तो इसके खान है, वो तो खुद ही आगे होके मुद्दे देते हैं उनको देने के लिए पब्लिक के अंदर। तो जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, ये वेल प्लान्ड है, एक ओपिनियन बनाने के लिए, पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए सुनियोजित रूप से चल रहा है। और बीजेपी इसमें बहुत एड है, उसका आईटी सेल। अभी आपने प्रधानमंत्री को एक देखा होगा, उन्होंने इनाम दिया था यूथ को, पूरे देश के आईटी सेल में जो काम कर रहे थे लोग, आईटी के अंदर काम कर रहे हैं, जो कैप्शन बनाते हैं, कोई यूट्यूबर है, कोई कुछ है। उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे सिर्फ कारण यही था कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से अवगत हों। और यूथ, भारतीय जनता पार्टी यूथ को सबसे बड़ा टारगेट बना के चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की नजर में यूथ सबसे बड़ा ऐसा टारगेट है जो इजीली राष्ट्रवाद के नाम पे और सनातन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ सकता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो दो महत्वपूर्ण नाम है, राष्ट्रवाद और सनातन, उसको वेल प्लान ढंग से चलाया जा रहा है। और ये बहस बहुत अच्छे तरह से भारतीय जनता पार्टी पेनिट्रेट कर रही है पब्लिक माइंड्स के अंदर। और पब्लिक माइंड्स के अंदर ये सेट किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस देश की रिक्वायरमेंट है, ताकि भविष्य में जो खतरा एक दिख रहा है वो खतरा आगे दिखाई न दे। इसको लिए प्रोटेक्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लाना जरूरी। जिस बहस की मैं बात कर रही थी ना डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, लक्ष्मीकांत जी तो उसको समझ गए कि मैं कौन सी बहस की बात कर रही हूँ। आप वो बीजेपी की आईटी सेल में उलझ गए। राजीव जैन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। राजकुमारी, पूर्व राजकुमारी दिया मुख्यमंत्री पद की बड़ी दावेदार थी। अभी भी कुछ लोग शिद्दत से उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में ये सवाल उठाना कि जयपुर राज परिवार ने क्या किया था, उनका क्या इतिहास है और उन्हें क्या मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, या इससे ज्यादा योगदान और किसी राज परिवार का था, या उन्हें किस रूप में याद किया जाना चाहिए। राजीव जैन जी, ये पूरा नैरेटिव जो इस वक्त पिछले कुछ दिनों से राजस्थान की राजनीति में कुछ सुनियोजित तरीके से कुछ विशेष लोगों के द्वारा चलाया गया था, उसका असर आप देख पा रहे हैं, या फिर वो पार्टी तक ही, या कुछ लोग जो इस उद्देश्य से चला रहे हैं और जिनको टारगेट कर रहे हैं उन्हीं के बीच में सीमित होकर रह गई ये जंग? देखिए मीना जी, जो जिस चीज का आप जिक्र कर रही हैं, तो राजस्थान में पहले दिन से जब से मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस हुआ और उप मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री साथ बनाए गए, उसी दिन से ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि कहीं ना कहीं भाजपा, अब उसको भाजपा की एक अच्छाई के तौर पे कह लें कि भाई वो आने वाले समय के कई मुख्यमंत्री तैयार रख रही है कि जब मौका लगेगा। जब पहले दिन से भजन लाल जी जब सीएम बने, पहले दिन से चल रहा था कि ये थोड़े समय के हैं, फिर ये फलाना विजय राजकुमारी का आप जिक्र कर रही है, उनको रिप्लेस करेंगी या और कोई करेगा। तो इन सब चीजों, भाजपा में गुटबाजी राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव से पहले थी वही आज भी है। लेकिन अब पार्टी पूरी तरह लोकसभा नतीजों का इंतजार कर रही है, उसके बाद क्या स्थिति होगी। लेकिन मीना जी, एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले 15-20 दिन पहले पार्टी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने ये एक संकेत दिया, संदेश देने का भी काम किया कि भजन लाल जी ही पावर सेंटर रहेंगे, क्योंकि जो तरीके की कंट्रोवर्सियां खड़ी हुई
चाहे गजेंद्र सिंह वाली हो या बाबू सिंह या चित्तौड़ की आके वाली या जो भी है, सब नेताओं को मुख्यमंत्री के यहाँ जाना पड़ा और उनकी मध्यस्थता से या समझाइश से ये मामले सुलझाए गए। तो इसका सीधा सा एक संदेश केंद्रीय नेतृत्व ने ये दिया था कि पावर सेंटर के रूप में कहीं ना कहीं एक ही रखा जाए, वो मुख्यमंत्री का रखा जाए। तो अब वो पार्टी की क्या नीति है उसके पीछे या वो कब तक रहेंगे, लेकिन वो अभी हाल फिलहाल ये माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक नेतृत्व के रूप में मुख्यमंत्री को मजबूती देने का काम किया गया। उसमें कि जो और बड़े नेता थे उनके जो आपसी झगड़े थे वो वहां सुलझाए गए, उनके यहाँ जाना पड़ा। नहीं तो पहले क्या होता था कि दूसरों को वहां जाना पड़ता या बुलाना पड़ता था, लेकिन सबको मुख्यमंत्री आवास पे ही जाना पड़ा। तो वो एक संदेश दिया, जो बड़े नेता भी आए और जिनको चुनाव लड़ाया गया, वो भूपेंद्र यादव या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वगैरह, इन सबको भी मुख्यमंत्री निवास पर जाना पड़ा। तो इसके पीछे एक सोची समझी एक राजनीति जो रणनीति अपनाई केंद्रीय नेतृत्व ने, हाल फिलहाल मुख्यमंत्री को मजबूत दिखाया जाए कार्यकर्ताओं में, जनता के बीच में। जो एक 3 महीने से चल रहा था कि कौन समय के मुख्यमंत्री रह सकते हैं या जो, लेकिन हाल फिलहाल उन सब पर विराम लगाने का काम किया गया है और सब लोकसभा चुनाव के बाद की स्थितियां क्या बनती हैं, क्या नतीजे आते हैं। यदि एक सीट भी लूज करे भाजपा राजस्थान में, तो निश्चित मानिए मुख्यमंत्री की स्थिति तब कहीं ना कहीं कमजोर जरूर होगी। और जो जिसके लिए पार्टी का ही एक गुट विशेष ये लगा हुआ है कि 2-3 सीटें पार्टी लूज कर जाए, तो उसमें ये जो कांग्रेस में जो लोग गए हैं वो एक गुट विशेष के लोग भी हैं या जो भी कह सकते हैं, लेकिन वो समय आएगा तब वो होगा, नतीजे ही ज्यादा। वाकई में कोटा में कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे, चूरू में कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे, ये सवाल है। सवाल ये भी है बाड़मेर की सीट पर क्या होगा। लेकिन लक्ष्मीकांत पारिक जी, राजसमंद की सीट राज परिवार के पास देकर राज परिवारों में भी सत्ता का संतुलन आपने बना दिया है राजस्थान में। वसुंधरा राजे जी एक बहुत बड़ा पावर सेंटर थी, अब आपने कई सारे पावर सेंटर बनाने की तैयारी कर ली। तभी आपने सुना होगा जैन साहब को, पावर सेंटर राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सीपी जोशी जी। माननीय सीपी जोशी जी भारतीय जनता पार्टी कार्य को देखते हैं, इसलिए पार्टी के मुखिया के नाते हुए काम देख रहे हैं। माननीय भजन लाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, भजन लाल जी राजस्थान मुख्यमंत्री, सरकार का संगठन दोनों काम देख रहे हैं। तो मानना है कि पावर सेंटर एक जाइए, भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार के पावर को झगड़ा नहीं है। ये राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार है जिसने वसुंधरा जी राजे जैसे नेतृत्व के ने अपने हाथ से माननीय भजन लाल जी का नाम निकाला और उनका मुख्यमंत्री बनाने के लिए। लेकिन एक इतर स्थिति बताता हूँ, 5 वर्ष पूर्व एक मुख्यमंत्री पद का मुगले संघर्ष राजस्थान की जनता ने सड़कों पर देखा और यहाँ तक उप मुख्यमंत्री को निकम्मा और नकारा, तो बात दुर्भाग्य राजस्थान के लिए थी। आज राजस्थान सही तरीके से एक साथ विकास के। अब आप सुन ले राजकुमार जी, सुन ले, 4.5 वर्षों तक लगातार होटलों में कैद विधायक राजस्थान की जनता ने देखे। राजस्थान में एक मुख्यमंत्री के नेतृत्व, अशोक गहलोत के नेतृत्व में कुछ विधायक एक होटल में ऐश कर रहे थे, तो दूसरी होटल के अंदर माननीय संजय पाटिल के नेतृत्व में कुछ विधायक बैठे थे। तो जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई थी, वह इस बात को दर्शाती है कि राजस्थान में विकास के नाम पर कोई काम पिछले 5 वर्षों में नहीं हुआ। इसलिए आप मानिए इस बात को, आपके मुख्यमंत्री निकम्मे और नकारा थे कि नहीं थे, आप बता दें, आज बता दें भाई। आज आपका विचार बदल गया है क्या कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय सचिन पायलट निकम्मा और नकारा है या नहीं, बताइए। मीना जी मैं तो पहले इनसे पूछ रहा हूँ प्रश्न, क्या सचिन पायलट निकम्मे और नकारा है नहीं है, बता दें कांग्रेस। लक्ष्मीकांत जी पूछने का काम मेरा, आपका काम जवाब देने का, प्लीज। राजकुमार शर्मा जी, नहीं, सत्ता प्रश्न पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। राजनीतिक पार्टी को पूरा अधिकार है प्रश्न पूछने का। यदि आप निकम्मा नकारा का है और आज आप उसको नेतृत्व देने की बात करते हैं, तो निकम्मा और नकारापन क्या खत्म हो गया उनका? बताएं तो पड़ेगा कांग्रेस को। राजकुमार शर्मा जी, डैमेज कंट्रोल राजसमंद में कैसे करेंगे? कैंडिडेट लड़ेगा तो राजसमंद में उतारेंगे नहीं उतारेंगे, ये तो बता दो। लक्ष्मीकांत जी आपको और बात को बुला के बात करने वाली विषय चल रहा हूँ, उनको बोलने कैंडिडेट नहीं उतरे कहीं और जयपुर वाले कैंडिडेट के नाम वापस लेने की स्थिति आ जाए।
अरे राजकुमार जी को बोलने दीजिए ना। अच्छा लक्ष्मी मीना जी, एक प्रश्न पूछना राजकुमार जी से। हम 25 की 25 सीटें जीत रहे हैं राजस्थान में। राजकुमार जी वेस्ट सीट का नाम बता दें, एक सीट का नाम बता दें कि वेस्ट सीट तो हम जीत ही रहे हैं। राजस्थान में एक सीट राजकुमार हम जी जीतेंगे, ऑडियो ऑन उस सीट करिए, का नाम बता दें। ऑडियो ऑन करिए राजकुमार जी, ऑडियो ऑन करिए प्लीज। राजकुमार जी सुन नहीं पा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि जनता के साथ, जनता के बीच, जनता के मुद्दों को जनता के माध्यम से जनता के जनप्रतिनिधियों के साथ साझा करें। राजसमंद लोकसभा सीट पर काफी दिलचस्प मुकाबला है, जहां बीजेपी ने अपनी ही पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन राज परिवारों में करने का एक कार्ड खेला है। महिला दिया कुमारी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बाद, सिद्धि कुमारी बीकानेर के बाद, अब मेवाड़ में चित्तौड़ की महिमा कुमारी को लाकर एक और राज परिवार को लोकसभा में भेजने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी विकट परिस्थिति से इस वक्त गुजर रही है। कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी, आने वाले दिनों में हम और एक दो एपिसोड आपको राजसमंद लोकसभा सीट पर चर्चा के लिए आएंगे। आप अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में अगर कोई जानकारी देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो हमारे न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।